क्लास नंबर 10 टीचिंग एप्टीट्यूड। हमारा जो विषय चल रहा है वो टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है और इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं टीचिंग मेथड्स की हमने बात कर रहे हैं और इस पर काफ़ी बातें हमारी कर ली है हमने। आज हमारा इस पर अंतिम क्लास है टीचिंग मेथड्स के ऊपर। उसके बाद में हमें बहुत कुछ अभी देखना है इसमें। हाँ, एवोल्यूशन प्रोसेस हमें देखना है कि किस प्रकार से होता है और इसके साथ में ही हमें ऑनलाइन क्या होता है, ऑफलाइन क्या होता है और भी कोई छोटी-छोटी टॉपिक है वो सभी हमें देखना है। तो अभी तो हमारा काफ़ी कुछ बचा हुआ है, तो सब हम देखेंगे। आप साथ-साथ पढ़ते जाइए और ज़्यादा मत पढ़िए, रोज़ एक-एक क्लास कीजिए आप। और जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आराम से आप पढ़ लोगे, यदि डेली एक ही क्लास करते हो और सैटरडे संडे को उसको फिर से रिवाइज़ किया करो, जो आप पढ़ लेते हो उसको फिर से रिवाइज़ किया करो, जिससे अच्छे से आपका जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाए। और क्वेश्चन किया करो इनसे, बार-बार क्वेश्चन किया करो, बार-बार इनको रीड किया करो, एक बार फिर से पढ़ा करोगे, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होए और आप लंबे समय तक उनको याद कर सको। तो इनको बार-बार पढ़ोगे तो आपको इनमें जो बारीकी होती है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो पता चल जाएगा। एक बार जैसे मैंने पढ़ा है उसको वैसा-वैसा पढ़ लिया और फिर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। क्वेश्चन थोड़ा-सा अलग तरीके से आता है, इसको अप्लाइड भी करना होता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट आ जाएँगे और कुछ क्वेश्चन होंगे जो इसको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है वो काफ़ी है और एक बुक अपने साथ में रखिए, जैसे मैंने पहले भी बोला था, कोई भी बुक एक रखिए और उसकी सहायता से आप पढ़ते रहिए। उसमें ऐसा कुछ नया नहीं मिलेगा, बस उसको रीड कर लीजिए और बाद में क्वेश्चन करना शुरू कीजिए। हालाँकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा आप सभी को, लेकिन फिर भी आप अपने से जब तक नहीं करोगे, तब तक आपकी हम ज़्यादा मदद नहीं कर पाएँगे क्योंकि करना आपको ही है ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं एक-एक समझते हैं। 2 है हमारे पास में, 2 यहाँ पर मेथड्स है, एक है माइंड मैपिंग और दूसरा है कॉन्सेप्ट मैपिंग। माइंड मैपिंग और दूसरा है यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैपिंग। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया था बुज़ान के द्वारा दिया गया था। बुज़ान के द्वारा ये पहला कॉन्सेप्ट दिया जाता है और इसके अंतर्गत मस्तिष्क का अध्ययन करके विद्यार्थी का अध्ययन किया जाता है। पहले क्या होता है, कोई भी विद्यार्थी है उसके मस्तिष्क का हम स्टडी करेंगे। आजकल जो बड़ी यूनिवर्सिटी है और जो महँगी यूनिवर्सिटी है या स्कूल भी आप देख सकते हो, वहाँ पर साइकियाट्रिस्ट होता है एक, एक जॉब वहाँ पर आपको रहता है, जो मनोवैज्ञानिक होता है। वो देखता रहता है कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या होती है। कभी-कभी कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो क्लास में चुपचाप रहते हैं, पढ़ते नहीं, पढ़ने में मन नहीं लगता या उनकी कुछ जो भी प्रॉब्लम होती है, वो जो एक मनोवैज्ञानिक एक क्लासरूम में होता है, क्लास में नहीं, एक पूरे स्कूल में ही एक मनोवैज्ञानिक रखा जाता है। आज आप बड़ी स्कूलों में देखोगे या कई बाहर की जो यूनिवर्सिटी है या फ़ॉरेन जो यूनिवर्सिटी आप देखोगे, वहाँ पर एक टीचर होता है इस प्रकार से या एक प्रोफ़ेसर भी होता है मनोविज्ञान का। तो वो बच्चों को स्टडी करता रहता है कि इसको प्रॉब्लम क्या है। तो उसके माइंड को मैप करता है, वो माइंड देखता है उसको, उसकी साइकोलॉजी किस प्रकार से काम करती है एक बच्चे की, वो स्टडी करता है। तो इस प्रकार का जो मेथड है उसको हम कहते हैं माइंड मैपिंग मेथड और फिर उसका समस्या का समाधान किया जाता है। जो एक मनोवैज्ञानिक होता है, वो बच्चे का मैप देखता है कि जो माइंड है वो किस प्रकार से बच्चा आखिर पढ़ क्यों नहीं रहा, वो कारण जानने का प्रयास करता है। उससे घुमा-फिरा के कुछ क्वेश्चन पूछता है, जनरल क्वेश्चन पूछता है और जो क्वेश्चन पूछता है उसी की सहायता से वो पैटर्न ढूँढने का प्रयास करता है कि आखिर इस बच्चे में प्रॉब्लम क्या है? आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसके घर में प्रॉब्लम है या इसका माइंड ही ऐसे है, क्यों? ओके, तो वो जानने का प्रयास करता है। तो वो जब तक समस्या नहीं जानेगा तब तक समाधान नहीं हो सकता। तो पहले वो माइंड को अच्छे से कैप्चर करेगा कि क्या प्रॉब्लम है और फिर उसके बाद में वो स्टडी करेगा और समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इस प्रकार का ये मॉडर्न जो स्टडी आप देखते हो, बड़ी यूनिवर्सिटी में आप देखोगे, तो आपको इस प्रकार का एक टीचर मिलता है जो कि माइंड को मैप करने वाला होता है। सेकंड है इसमें कॉन्सेप्ट मैपिंग और ये दिया गया था आशु बेल के द्वारा। अभी तक जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो इसी कॉन्सेप्ट मैपिंग की सहायता से बताया जा रहा है। जैसे व्यवहारिक एग्जांपल आपको दिया जाता है क्लासरूम में क्या चल रहा है, क्लास में एक इमेजिंग करते हैं हम कि ऐसा-ऐसा होता है, ऐसे-ऐसे ये मेथड्स काम करता है। जो कुछ अभी तक आपको बताया गया है इसी के अनुसार बताया गया है। तो इसमें क्या होता है, विषय वस्तु का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है और किसी न किसी प्रकार से कॉन्सेप्ट का निर्माण किया जाता है। जैसे आपको एग्जांपल देके समझाते हैं कि लेक्चर जो मेथड है वो किस प्रकार से काम करता है। आपको एग्जांपल देते हैं कि एक क्लासरूम होता है, वहाँ पर टीचर आएगा, चुपचाप वो पढ़ा के चला जाएगा।
नॉलेज शेयर करेगा और कुछ भी नहीं करता है। तो ये क्या है? ये आपको उस प्रकार का इमेजिन करवाते हैं कि जैसा वास्तव में क्या होता है। इससे ये जो हम थ्योरीज़ पढ़ते हैं, ये जो हम मेथड्स पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, उसको हम व्यावहारिक के जो उदाहरण होते हैं, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल होते हैं, उसकी सहायता से आपको समझाने का प्रयास करते हैं और जो भी हम बताते हैं, वो माइंड में एकदम छप जाता है आपके, ओके? तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग मेथड इसको कहा जाता है, जो कि आशु बेल इसके स्कॉलर हैं और ये जो भुजान है इनके द्वारा जो कॉन्सेप्ट है वो माइंड मैपिंग का ये कॉन्सेप्ट दिया गया था और बुजान की एक बुक भी है, बहुत बेस्ट सेलर बुक रही है अपने समय की। काफ़ी कुछ लिखा गया है बुजान के द्वारा, लेकिन वो सब आपको नहीं पढ़ना, बस इतना काफ़ी रहेगा आप सभी के लिए। तो विषय वस्तु का व्यवहारिक ज्ञान इसमें दिया जाता है और एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, जिसके अंतर्गत आपके कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है। जो भी आप समझना चाहते हो, उसको व्यवहारिक के जो उदाहरण होते हैं या कोई विषय वस्तु हो सकता है, तो आपको समझाने का प्रयास किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट मेकिंग, जो कि दिया गया था आशुबेल के द्वारा। अगले जो 2 मॉडल और हैं हमारे पास में और ये है ब्लेंडेड लर्निंग मेथड इसको कहा जाता है और एक है फ्लिप्ड मेथड्स। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, आगे आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं। काफ़ी अच्छे हैं ये, किताब में मिल जाते हैं, आपकी कोई भी किताब देखोगे उसमें ये मिल जाएँगे। तो समझ लीजिए इसमें क्या होता है, ब्लेंडेड होता है मिश्रित अधिगम। इसमें एक साथ एक से अधिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक क्लासरूम है, उसमें कई सारी शिक्षण जो विधियाँ हैं, टीचिंग मेथड है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गुरुजी क्लास में आते हैं, तो एक तो मेथड इसका प्रयोग कर सकते हैं, सबसे पहले व्याख्यान विधि का प्रयोग कर सकते हैं, ओके? और व्याख्यान विधि के साथ में जो गुरुजी है आपके, आपको कुछ करके दिखाते हैं। जो प्रदर्शन विधि हमने देखा था, वो भी इसमें एक साथ अप्लाई हो सकती है, एक साथ अप्लाई हो सकती है। इसके अलावा जो हमने देखा था रिव्यू स्ट्रेटेजी हमने देखा था, समीक्षा विधि, जो समीक्षा विधि हमने देखा था वो भी एक साथ अप्लाई हो सकता है। तो कई सारे मेथड्स को जब एक साथ करके अप्लाई करके पढ़ाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग मेथड उसको कहा जाता है। कई सारे मेथड्स को एक जगह एक ही क्लासरूम में एक साथ जब अप्लाई किया जाता है, तब हम उसको कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग मेथड। तो आसान सा ये। और इसके अलावा एक है फ्लिप्ड मेथड, ये हायर एजुकेशन में इसका प्रयोग होता है। इसके अंतर्गत गुरुजी का जो रोल है वो कम होता है, जो बच्चा होता है, जो विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी क्या वो तो बड़ा हो जाता है उस समय, कॉलेज के समय, तो जो भी लर्नर है उसमें ये लर्नर के ऊपर सेंट्रिक अप्रोच है, लर्नर सेंट्रिक अप्रोच है, फोकस किया जाता है इसमें लर्नर पर। तो गुरुजी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, गुरुजी आपको मटेरियल अवेलेबल करवाएँगे कि ये सामग्री है, इसको आप पढ़ लीजिए, ओके? तो गुरुजी का काम है आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाना, इस प्रकार से क्लासेस नहीं लेते हैं गुरुजी, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे नहीं पढ़ाते हैं, बस सामग्री आपको उपलब्ध करा देते हैं और कुछ गाइडेंस आपको दे देते हैं। उसके बाद में जो भी प्रॉब्लम है, आपको ही उसका समाधान करना पड़ेगा। जैसे स्कॉलर होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उसमें जो गाइड करने वाले होते हैं, वो भी तो इसी प्रकार से होते हैं। उनको गाइड करते हैं और कुछ चाहिए, कुछ मटेरियल चाहिए तो वो अवेलेबल करवा देते हैं। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में गुरुजी सबसे पहले मटेरियल अवेलेबल करवा दिया, उसके बाद में ये जो लर्नर होते हैं, वो पढ़ना शुरू करते हैं और उनको जो प्रॉब्लम आती है, उन सबका समाधान एक क्लास के माध्यम से कर दिया जाता है। कई सारे लर्नर होते हैं, उन सबकी प्रॉब्लम का समाधान अंतिम में जो क्वेश्चन सेशन होता है, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, उसके माध्यम से उनको जो भी परेशानी होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, समस्याएँ होती है, उनका समाधान कर दिया जाता है। तो इसी को हम कहते हैं फ्लिप्ड मेथड्स, जो हायर एजुकेशन में इसका प्रयोग होता है, पहली बात। दूसरी बात, गुरुजी आपको केवल मटेरियल अवेलेबल करवाते हैं और साथ में आपको गाइड करते हैं और उसके बाद में आप ही को करना है सब कुछ, समस्या का समाधान भी आपको करना है, समस्या को ढूँढना भी आपको, सब कुछ आपको ही करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट आपको करना है। गुरुजी लास्ट में आपका इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेते हैं, जिसमें आपकी जो प्रॉब्लम हुई, वो आप गुरुजी को बताओगे और एक के क्लास के माध्यम से आपका हेल्प कर देंगे। बस इतना ही किया जाता है, थोड़ी बहुत सहायता करते हैं। तो ये हो गया फ्लिप्ड मेथड्स इसको कहा जाता है। इसमें टीचर की भूमिका कम होती है, स्टूडेंट की भूमिका ज़्यादा होती है फ्लिप्ड मेथड्स के अंतर्गत। दोनों आप देख लिया आपने, कुछ और देख लेते हैं। अगला है हमारा प्रोग्राम्ड। ये तो नाम से ही स्पष्ट है, कितना आसान है, इनको केवल शब्दों पे ध्यान दीजिए आप। 2-3 शब्द होते हैं, एक एक जो भी एक मेथड्स होता है, उसमें 2 से 3 शब्द यदि आप ध्यान में रखोगे, तो आपका आराम से हो जाएगा। तो ये है प्रोग्राम्ड
मेथड्स इसको देख लीजिए, इसको हिंदी में कई सारे नाम इसमें मिलते हैं। कर्मादेशित निर्देश मिलता है, अभिकर्मित अनुदेशन विधि मिलता है, तो कई सारे नाम इसके हैं, लेकिन आपको एक ही नाम ध्यान में रखना है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या होगा, प्रोग्राम्ड में प्रोग्राम्ड जो इंस्ट्रक्शन है उसके अंतर्गत मान लेते हैं कोई विषय है, एक कोई भी विषय है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड को हम कई सारे भागों में बांट लेंगे। कई सारे भागों में इस प्रकार बांट लेंगे, ये हो गया, ये हो गया, कई सारे भागों में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड को बांट लिया। ये जो हमारा पहला यूनिट है उसको हमने कई भागों में बांट लिया। उसके बाद में क्या गुरुजी पढ़ाएंगे क्लास में आके, सबसे पहले ये पढ़ा दिया पूरा। उसके बाद में जब तक ये सभी स्टूडेंट के समझ में नहीं आएगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। गुरुजी ने सबसे पहले थोड़ा-सा पढ़ा दिया, उसके बाद में सभी बच्चों से पूछेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे और उनसे पूछेंगे कि समझ में आया कि नहीं आया? वो बोलेंगे नहीं है, तो गुरुजी एक बार फिर से आपको पढ़ाएँगे। जब ये सभी बच्चों के समझ में आ जाएगा, तो फिर इसका अगला भाग समझेंगे। ये समझ में आएगा, स्टूडेंट जो लर्नर होते हैं वो फीडबैक देंगे। उसके बाद में इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएँगे, स्टूडेंट फीडबैक देते जाएँगे और गुरुजी आगे बढ़ते जाएँगे। तो इसको हम छोटे-छोटे भागों में बाँट देते हैं और फिर बार-बार हम फीडबैक लेते हैं, बार-बार हम फीडबैक लेते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा मेथड्स माना जाता है। तो इसमें समस्या का समाधान कैसे किया जाएगा? इसमें शिक्षार्थी प्रत्येक चरण के बाद में तुरंत फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें शिक्षार्थी जो अपना फीडबैक देता है वो जल्दी से प्राप्त हो जाता है इसमें। और इसके अलावा इसमें इसमें जो लर्नर होता है उसकी सक्रिय सहभागिता भी होती है। उसमें पार्टिसिपेंट तो करेगा, बार-बार करेगा। जैसे इतना सा पढ़ाया गुरुजी ने और फिर पूछ रहा है, स्टूडेंट पूछेगा तो फिर गुरुजी बता देंगे। जब तक इतना समाधान नहीं होगा तब तक गुरुजी आगे नहीं बढ़ेंगे क्लासरूम में। तो इसमें यही बात कही जा रही है कि स्टूडेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, इसमें सहभागिता अधिक होती है। इसमें जो लर्नर है उसकी सहभागिता अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनसे बार-बार पूछा जाता है। प्रत्येक चरण के बाद में स्टूडेंट से पूछा जाता है। तो इस प्रकार से समस्याओं का इसमें समाधान किया जाता है। तो ये सभी जो मेथड्स है उसमें समस्या का समाधान करेंगे, किस प्रकार से बढ़ाना चाहिए, ये सब बात ही हम मेथड्स के अंतर्गत करते हैं और यही हम कर रहे हैं। प्रोग्राम्ड के अंतर्गत केवल ये एक लाइन आपको ध्यान में रखनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें बार-बार हम फीडबैक प्राप्त करते हैं। जैसे ही आंसर दिया, जैसे हमने पढ़ाया, तो वहाँ से स्टूडेंट हमने फीडबैक देते हैं कि ठीक है गुरुजी समझ में आ गया, तो गुरुजी क्लास में आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। जैसे जो भी गेम होता है, गेम के अंतर्गत भी स्टेज होते हैं। कई सारे स्टेज होते हैं, जैसे क्रिकेट का गेम है, पहले कई सारी पारियाँ होती है, उसमें 8-10 टीमें खेलती है, उसके बाद में क्वार्टर फाइनल होता है, सेमीफाइनल होता है, फाइनल होता है। उसी प्रकार को हमने कई भागों में बाँट दिया। पहले आपको फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करनी होती है। आप जब गेम खेलते हो, किसी भी गेम खेलते हो आप जब भी, तो वो भी तो प्रोग्राम्ड होता है। उसके अंतर्गत भी आप पहला फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करते हो, उसके बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ इस प्रकार से आगे बढ़ते हो। तो इसी प्रकार से गुरुजी भी आपको पढ़ाएँगे, सब कुछ प्रोग्राम्ड होगा। तो ये आपका प्रोग्राम्ड मेथड्स हो गया और इसके बाद में केस स्टडी काफ़ी आसान है केस स्टडी। इसमें एक इकाई का अध्ययन किया जाएगा, एक इकाई कोई भी हो सकता है। यूनिट का स्टडी किया जाता है, एक यूनिट का अध्ययन इसमें किया जाएगा और वो भी डीप स्टडी। जब एक की इकाई का अध्ययन करने की बात की जा रही है, किसी एक विषय वस्तु की बात की जा रही है, तो उसको हम ठीक से एनालिसिस करेंगे। कई सारे डॉक्टर होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं, कोई हाथ का होता है, कोई माइंड का होता है, कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है, तो वो स्पेशलिस्ट होते हैं, किसी एक के बारे में उनको डीप नॉलेज होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर यदि हम क्लासरूम की बात करें, तो वहाँ पर पहले एक इकाई का अध्ययन करवाया जाता है ठीक से, एक-एक इकाई का अध्ययन करवाया जाता है, डीप उनको नॉलेज दिया जाता है, डीप स्टडी करवाया जाता है। एक-एक छोटे-छोटे चैप्टर हम बना लेंगे और उसका ठीक से हम अध्ययन करवाएँगे, जिससे छात्र की जो समस्याएँ हैं, उनका समाधान हो जाए। तो इसमें छात्र की समस्या का इसमें हम एनालिसिस कर सकते हैं, गंभीर जाँच हम कर सकते हैं, तर्क-वितर्क हम कर सकते हैं और ये जो गहन अध्ययन
जो हम करते हैं ये मुख्य रूप से मनोविज्ञान के अंतर्गत हम इसको काम में लेते हैं। ये जो मेथड्स है, जो केस स्टडी मेथड्स है उसको हम मुख्य रूप से मनोविज्ञान के अंतर्गत काम में लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इसके अंतर्गत जो बच्चे होते हैं उनकी प्रॉब्लम को जानने का प्रयास किया जाता है। एक-एक जो बच्चा है उसकी प्रॉब्लम को जानने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है और ऐसा प्रयास जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो ठीक से कर सकते हैं। एक-एक की प्रॉब्लम होगी उसको हम जानने का प्रयास करेंगे, एक-एक का हम डीप स्टडी करेंगे। तो इसको इस प्रकार से भी देख सकते हो, जो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम का डीप स्टडी करते हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान इस प्रकार से हम कर सकते हैं। जो आप केस स्टडी रिसर्च में पढ़ोगे वो थोड़ा-सा अलग होगा। हालाँकि इसी को हम अप्लाई कर देंगे, केस स्टडी वहाँ पर हमें डिटेल से पढ़ना है रिसर्च में, लेकिन यहाँ बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि इसमें किसी एक इकाई का अध्ययन किया जाता है और वो भी डीप स्टडी किया जाता है, ओके? और इसमें मनोविज्ञान के अंतर्गत सबसे प्रमुख ये होता है, इसके अलावा मैनेजमेंट में हो गया, जीव विज्ञान में हो गया, लीगल स्टडीज़ हो गया, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, सभी में इस प्रकार से विषयों का अध्ययन हम कर सकते हैं। तो इस मेथड्स के माध्यम से हम केस स्टडी जो हमने पहले देखा था, वो भी केस स्टडी ही करते हैं। केस स्टडी को हम कई जगह अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ब्लेंडेड जो लर्निंग मेथड है इसमें तो नहीं होगा। ये जो हमने देखा था माइंड मैपिंग, तो इसमें भी केस स्टडी करेगा। इसके अंतर्गत भी केस स्टडी किया जाता है। जो मनोवैज्ञानिक होता है, जो साइकियाट्रिस्ट होता है, वो केस स्टडी करेगा, एक-एक बच्चे का ठीक से देखेगा, उनके घरवालों को पूछेगा कि इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, इसके जो दोस्त हैं उनको पूछेगा, इस प्रकार से समस्या का समाधान होगा। तो केस स्टडी को हम कई जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें इकाई का अध्ययन किया जाता है, वो कौन-सा मेथड है, वो हो जाएगा केस स्टडी मेथड और इसके अंतर्गत डीप स्टडी किया जाता है और विश्लेषण अच्छे से होता है। जाँच हम अच्छे से कर सकते हैं, यदि हम डीप स्टडी करेंगे, तर्क-वितर्क हो सकता है और इसमें मनोवैज्ञानिक हो गया, प्रबंधन हो गया, लीगल स्टडीज़ हो गया, समाजशास्त्र, इतिहास, इन सब में इनका बेहतर प्रयोग होता है इस केस स्टडी का। आगे इसमें असाइनमेंट मेथड्स, ये तो जिन्होंने कॉलेज किया है उन्होंने तो देखा ही होगा, मास्टर लेवल पर तो हर जगह होता ही है असाइनमेंट। सबने किया होगा असाइनमेंट, किया कि नहीं किया? असाइनमेंट सभी करते हैं, तो वही असाइनमेंट है, कुछ अलग नहीं है। असाइनमेंट में क्या होगा, इसमें एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है, इसको प्रदान करना लिख लीजिए। विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है इसके माध्यम से और इसमें गुरुजी आपको कहेंगे कि इस विषय के ऊपर आप असाइनमेंट तैयार कीजिए। गुरुजी यही तो करते हैं। गुरुजी यही करते हैं कि ये जो टॉपिक है या एक बड़ा विषय दे देंगे कि इसमें किसी भी विषय पर आप असाइनमेंट तैयार कर लीजिए। उसके बाद में एक बच्चा फिर लाइब्रेरी जाता है या और कहीं से भी फैक्ट को कलेक्ट करता है। कई सारी सूचनाएँ होती हैं उसको एक जगह करता है और अपनी भाषा में उसको चेंज करके एक रिपोर्ट बना के कुछ पेज लिख देता है। कहीं 8 पेज हो सकते हैं, 10 पेज हो सकते हैं, 20 पेज हो सकते हैं। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं क्लास में, वो तो 20-20 पेज लिख देते हैं और जैसे हमारे जैसे होते हैं वो 8 या 9 पेज के अंतर्गत काम निकाल लेते हैं। ओके, तो इस प्रकार से वो पेज भरते हैं और फिर गुरुजी के सामने ला के रख देते हैं और फिर ये सब फॉर्मेलिटी होती है। गुरुजी से अच्छी जानकारी होगी तो आपके अच्छे नंबर दे दिए जाएँगे और कैसा भी लिखो उसका कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ता, सब कुछ फॉर्मेलिटी होता है। लगभग जो यूनिवर्सिटी है उसमें फॉर्मेलिटी होता है। तो ये सब हो गया। तो इसमें असाइनमेंट हो गया, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। सभी आप इसको करते हो, व्यवहार में इसका प्रयोग करते हो, तो इसमें क्या पढ़ाएँ आपको? तो इसके अंतर्गत जो एक स्टूडेंट है, उसमें विश्लेषण जो क्षमता है उसका विकास होता है पहला। जब एक बच्चे को दिया जाता है, असाइनमेंट दिया जाता है, बच्चा नहीं एक बड़े को जब असाइनमेंट दिया जाता है, एक लर्नर को असाइनमेंट दिया जाता है, तो उसमें क्षमता आ जाती है एनालिसिस करने की। उसको कहा जाएगा कि इस पर आप डिटेल से लिख के लाइए, इस टॉपिक पर बात करेंगे हम, आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे और उसके बाद में और भी कुछ कर लेंगे। आपसे बातचीत करेंगे अच्छे से, क्लास में आपको कुछ डेमो भी देना होगा कि आपने क्या पढ़ा है, सबके सामने आपसे इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन भी किए जाएँगे। तो इससे क्या होता है, जो एक लर्नर होता है वो ठीक से इसको पढ़ता है, एनालिसिस करता है, इसके क्या मेरिट्स हो सकते हैं, डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं, क्या इसके पक्ष-विपक्ष क्या होता है, लाभ-हानि क्या होता है इन सब से, तो वो डिटेल से एनालिसिस करता है इस विषय के बारे में।
तो इसमें जितनी भी प्रॉब्लम होती है, समस्या समाधान की जो क्षमता है, उसको बढ़ाने में भी सहायता मिलती है। इस प्रकार से आपके सामने जो भी समस्या आएगी, उसका समाधान आप आसानी से कर सकते हो, यदि आप असाइनमेंट करते हो। इसके अलावा शिक्षक कार्य की योजना तैयार करते हैं, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, उस कार्य के संदर्भ में जानकारी इकट्ठा करने के लिए छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं। गुरुजी ये 2 काम करेंगे, सबसे पहले तो योजना बना लेंगे कि कैसे क्या करना है। उसके बाद में जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का मार्गदर्शन करेंगे और समस्या समाधान के लिए छात्र स्वयं से प्रयास करते हैं। तो असाइनमेंट में जो रोल है किसका होता है? स्टूडेंट का। आपको ध्यान में रखना है, टीचर का इसमें कोई रोल नहीं है, कोई रोल टीचर का नहीं है। इसमें फोकस किया जाएगा केवल स्टूडेंट पर, इसलिए इसको कहा जाता है लर्नर सेंट्रिक अप्रोच, इसको हम कहते हैं। इसमें फोकस किया जाएगा केवल और केवल लर्नर से। इसके अलावा जो भी आप देखते हो, लर्नर के अलावा जो भी एक्टिविटी की जाती है, जैसे एक असाइनमेंट लिख दिया है, उसके बाद में एवोल्यूशन करेंगे, जो गुरुजी है उसके मार्क्स देंगे, वो हम इस असाइनमेंट मेथड के अंतर्गत शामिल नहीं करेंगे। यदि क्वेश्चन आए कि गुरुजी असाइनमेंट लिखने के बाद में जो एवोल्यूशन करते हैं, क्या हम असाइनमेंट मेथड के अंतर्गत शामिल करते हैं? तो बिल्कुल नहीं करते हैं, वो अलग प्रोसेस होती है। लेकिन लेकिन जो स्टूडेंट है उसका इतना ही काम है कि एक प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए, या कोई भी विषय हो सकता है, उसके ऊपर कुछ लिखना है। उसका जो माइंड है किस प्रकार से उस पर सोचता है, समझता है, अपनी भाषा में डिटेल से किसी टॉपिक के ऊपर इसमें लिखना होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आप पढ़ लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये सभी आपने किया भी है, तो कोई समझाने वाला पॉइंट्स इसमें नहीं है। अगला इसमें रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग सभी करते होंगे, सभी तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ-कुछ रोल प्लेइंग करते हैं। जैसे जैसे कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, किसी का भी कोई विषय हो सकता है, ओके? जैसे कोई राजा महाराजा का या कोई भी विषय आपको पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें रोल किया जाएगा। रोल किया जाएगा, कोई भी छात्र हो सकता है, उसी प्रकार का रोल करेगा, जैसा कोई राजा महाराजा का कोई कैरेक्टर निभाना है किसी को, तो इस प्रकार से इसमें रोल करने का काम किया जाता है। तो इसमें क्या-क्या शामिल करेंगे? काल्पनिक घटनाओं का नाटकीय रूपांतरण होता है। नोट कीजिए, जो काल्पनिक घटनाएँ होती हैं, जो भी आपके पास में घटनाएँ होती हैं, जो आप किताबों में पढ़ते हो, उसको एक नाटक के रूप में चेंज कर दिया जाता है। इसमें विद्यार्थी अलग-अलग पात्रों की भूमिका अदा करते हैं। स्टूडेंट अपनी जो भूमिका वो अदा करते हैं, किसके रूप में? अलग-अलग पात्रों के रूप में। इसके अलावा ये विधि समूह के प्रत्येक सदस्य की सहभागिता पर बल देती है। इसमें पार्टिसिपेशन होता है, अधिक से अधिक ग्रुप के अंतर्गत जो इतने भी मेंबर होते हैं, एक ग्रुप हो गया जिसको नाटक करना है, उसमें सभी जो मेंबर होते हैं, जितने भी मेंबर यानी यहाँ पर जो लर्नर होते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं और उसके बाद में यहाँ पर फीडबैक भी मिल जाता है कि आपने ये जो नाटक है वो कैसा किया है, आपने जो नाटक किया कैसा किया है, इसका फीडबैक भी आपको तुरंत ही मिल जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको देखना है इस रोल प्लेइंग के अंतर्गत। काफी आसान आज, तो इसमें कुछ समझाने वाला इसमें भी नहीं है। रोल प्लेइंग क्या होता है? काल्पनिक घटनाएं जो होती है उसको एक नाटक के रूप में चेंज कर दिया जाता है और इसमें विद्यार्थी अलग-अलग पात्रों की भूमिका अदा करता है। ये विधि समूह के प्रत्येक सदस्य की सहभागिता के ऊपर फोकस करता है। तो ये होता है रोल प्लेइंग। ये सामान्यतः आप देखते रहते हो स्कूल के अंतर्गत, कॉलेज के अंतर्गत रोल प्ले करते रहते हैं। जो आप पढ़ते हो या किताब होते है, कोई भी नॉवल हो सकता है या कोई भी कहानी हो सकती है, कोई जो एक प्रेरणा दे आपको, इस प्रकार की कोई कहानी हो सकती है, उसको आप रोल करते हो। ओके, जो कुछ आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, जो भी ऐसी कहानी जो प्रेरणा दे, जो मोटिवेट करती है, उस प्रकार की कहानियों का आप रोल करते हो कहीं से भी। ओके, एक ग्रुप बना लेते हो, उसके बाद में उसका रोल किया जाता है। उसी प्रकार से आप बोलते हो, उसी प्रकार से आपका जो एटीट्यूड होता है वो सब कुछ होता है, जैसा उस समय राजा महाराजा का हुआ करता था। तो ये सब भी इसमें हो जाएगा रोल प्लेइंग के अंतर्गत। आगे तो है ही नहीं, हो गया इतना ही है। तो टीचिंग मेथड्स से सभी हो गए हैं। यहाँ से हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं आएगा। टीचिंग मेथड्स में इससे बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो बता दिया ये काफ़ी रहेगा। ये काफ़ी ज़्यादा आपको बता दिया, इतना काफ़ी रहेगा और आप क्वेश्चन कीजिए। टीचिंग मेथड से जितने भी क्वेश्चन आए हैं आप कीजिए उसको।
जितने भी क्वेश्चन आए वो हो जाएँगे, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, आपने यदि ये क्लासेस की है, ज़्यादा बड़ी क्लासेस हमने नहीं ली 20-20, 25-25 मिनट की क्लासें हैं, तो आपने यदि ये किया है टीचिंग मेथड्स पर शायद 3 या साढ़े 3 क्लास हो गई हमारी, लगभग 70 या 80 मिनट के आस-पास हमने बात की है, यदि वो आपने कर लिया है तो आग आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये कंप्लीट हो जाएगा। इतने ही मेथड्स हैं, जितने इसमें पॉइंट्स थे, जिसमें पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन या पूछे गए हैं, उन सबको हमने शामिल किया है। तो मिलते हैं अगले क्लास देखते हैं, कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे अगली क्लास में भी।